पूर्व सेना प्रमुख वीके सिंह आज बीजेपी में शामिल हो गए। वीके सिंह के साथ कई भूतपूर्व सैनिक भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। हालांकि जनरल वीके सिंह पहले राजनीति में आने से इनकार करते रहे। वीके सिंह के जैसे ही कई नेता राजनीति को नाना करते राजनीति में आ चुके हैं। पूर्व सेना प्रमुख वीके सिंह बीजेपी में शामिल हो गए हैं। वीके सिंह के साथ कई भूतपूर्व सैनिक भी बीजेपी में आ गए हैं। बीजेपी में शामिल हुए जनरल वीके सिंह ने बताया कि वह बीजेपी में क्यों शामिल हुए। एक राष्ट्रवादी, राष्ट्र हितकारी विकल्प सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नजर आती है। पिछले साल रेवाड़ी की रैली में नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा करने के बाद से ही जनरल वीके सिंह के राजनीति में आने की चर्चा थी, लेकिन वीके सिंह इससे इनकार करते रहे हैं। गोपाल राय जी, आपको अगर मेरे किसी कहने से बुरा लग रहा है तो उसको मेरे से बाद में बात करिए, ठीक है? ना तो मैं किसी के साथ हूँ कर दिया जाएगा। प्लीज, अगर आपको गलत फहमी है तो अपनी गलत फहमी को अपने दिल में रखिए, बाहर मत निकालिए। सिर्फ वीके सिंह ही नहीं, ऐसी कई शख्सियत हैं जिसने पहले तो राजनीति को ना कहा, लेकिन ना करते करते आखिरकार नेतागिरी को हाँ कर बैठे। अरविंद केजरीवाल को ही ले लीजिए, राजनीति से इनकार करते रहे हैं, लेकिन पिता समान गुरु अन्ना को अनसुना करते हुए आखिरकार राजनीति के मैदान में उतर ही गए। कुछ लोग कहते हैं हम राजनीति कर रहे हैं, हम तो शुरू से कहते थे हम राजनीति कर रहे हैं, लेकिन हम पार्टियों की राजनीति नहीं कर रहे, हम चुनाव की राजनीति नहीं कर रहे, हम जनता की राजनीति कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की बात चली तो उनके गुरु अन्ना हजारे की भी बात हो ही जाए। केजरीवाल से राजनीति के नाम पर ही नाता तोड़ने वाले अन्ना भी राजनीति में कूद ही पड़े। हाल ही में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के साथ अन्ना जुड़ चुके हैं। ये अलग बात है कि अन्ना खुद तो चुनाव मैदान में नहीं उतर रहे हैं, लेकिन ममता की पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए पूरा जोर लगा देने की बात कर रहे हैं। 2014 का जो इलेक्शन आ रहा है और उसमें दीदी जी से जो उम्मीदवार खड़े होंगे उसको मैं सपोर्ट करूँगा। हाँ, प्रचार करने जाओ ना। तो सवाल यही कि पहले इनकार और फिर राजनीति से प्यार। राजनीति में नहीं आने के लिए जिन मूल्यों का हवाला दिया जाता है, जब राजनीति में शामिल हो जाते हैं तो उन मूल्यों और सिद्धांतों का होता क्या है। हमारे साथ आज की इस चर्चा में खास मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी से सत्यपाल सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। सत्यपाल जी, मैं सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी। जनरल वीके सिंह आज आपकी पार्टी में शामिल हो गए और पिछले साल सितंबर में जब रेवाड़ी में उन्होंने मंच साझा किया था नरेंद्र मोदी के साथ, तब भी कहा था कि उनका पार्टी में शामिल होने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन आज वो पार्टी में भी शामिल होते हैं और राष्ट्रवादी पार्टी भी कहते हैं आपकी पार्टी को। ये तो बड़ी अच्छी बात है और मैं बीजेपी की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये देश की इस समय की पुकार है कि जो अच्छे लोग हैं, जो राष्ट्र के लिए, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनको पार्टी में आना चाहिए, राजनीति में आना चाहिए। नहीं, लेकिन लोकसभा चुनाव से 2 महीने पहले ही वो आपकी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, जबकि सेवानिवृत्त हुए और भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस लड़ाई की वो बात कर रहे हैं तो वो लंबे समय से कर रहे हैं, तो उनको पहले ये खूबियां बीजेपी में नहीं दिखाई दी क्या? देखिए, जब आदमी को अच्छे विचार आए, जब अच्छा काम शुरू करने की बात है, जब योग बने तभी उसको कर लेना चाहिए। और इस बात का मुझे लगता नहीं, इस बात का है कि पहले वो मना करते थे। जब आदमी अच्छा काम करने के लिए तैयार हो, क्योंकि आज इस देश को जरूरत है कि राजनीति के अंदर अच्छे लोग आए। आप भी इस बात को मानेंगी, दूसरे लोग भी मानेंगे कि राजनीति में अच्छे लोग आना चाहिए, तभी राजनीति की जो जिसको हम डर्ट बोलते हैं, गंदगी बोलते हैं, तभी वो दूर। ठीक है, नहीं, राजनीति में अच्छे लोगों के आने से किसी को परहेज नहीं है सत्यपाल सिंह जी। लेकिन अखिलेश प्रताप सिंह जी जो कि कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ मौजूद है, अखिलेश जी, सवाल ये है कि ये वो लोग हैं जो साफ तौर पर कई बार कह चुके हैं कि राजनीति में हम नहीं आना चाहेंगे, फिर अचानक से यू टर्न लेते हैं और राजनीति में प्रवेश करते हैं। नेहा, सदैव से कहा जाता है, विशेष तौर से कांग्रेस पार्टी तो हमेशा कहती है कि राजनीति में अच्छे लोग आने, अच्छे लोग को आना चाहिए, लेकिन अगर उनकी कोई विचारधारा नहीं है, सिर्फ हताश अवसरवादिता अगर है, तो
ऐसे ही लोगों के ऊपर ये बातें आती हैं जो अभी जिन लोगों का आप जिक्र कर रहे हैं। ये क्या बोल रहे हैं, कल तक क्या बोलते थे, आज क्या बोल रहे हैं? बता रहे हैं कि राष्ट्रवादिता है बीजेपी में। जंग आजादी से लेकर के आज तक बीजेपी में राष्ट्रवादिता के सबसे कमी अगर किसी राजनीतिक दल में हिंदुस्तान में देखी है तो वो अकेली बीजेपी है। चाहे जंग आजादी का लड़ाई ले लें या उसके बाद का ले लें, चाहे आप सीज फायर का ले लें या कंधार ले लें या जो सिर्फ पैसे देने की बात कर लें, जब हमारे फौजी वो जब घिरते थे तो सिर्फ पैसे दिए, तो राष्ट्रवादिता का सबसे अभाव तो बीजेपी में पाया गया है। लेकिन ये शब्दों का चयन इसलिए किया जाता है कि उन्हें अब राजनीति में एक सत्ता के करीब या एक ऐसे दल के करीब जहां पे वो संभावनाएं थोड़ी बहुत वो पहचानते हैं, देखते हैं, और जो लगता है कि एक ऐसा दल जो अपॉर्चुनिज्म के नाते किसी भी लेवल पे जाके किसी से अवसरवादिता आप इसे करार दे रहे हैं। जनरल वीके सिंह का आना बीजेपी में आप उसे अवसरवादिता करार दे रहे हैं। लेकिन अखिलेश जी, जैसा कि हम भी कह रहे हैं कि सिर्फ वीके सिंह ही अकेले नहीं है, दिलीप पांडे जी आम आदमी पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। दिलीप जी, अरविंद केजरीवाल की राजनीति भी तो कुछ ऐसी ही है। एक वक्त था जब साफ तौर पर उन्होंने कहा राजनीति में नहीं आना है, राजनीति गंदी होती है, लेकिन फिर अन्ना हजारे ने जो नसीहत दी थी बिल्कुल उसके खिलाफ जाते हुए वो राजनीति में आए। और अब कई लोग ऐसा कहेंगे कि जैसी बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वैसे ही आप भी हैं। आप सही कह रही हैं। आम आदमी पार्टी का राजनीतिक दल बनना ये तब हुआ जब लगा कि इस राजनीति को साफ किए बिना देश को भ्रष्टाचार मुक्त नहीं बनाया जा सकता। यह एक सामाजिक आंदोलन का प्राकृतिक प्रादुर्भाव था। आम आदमी पार्टी राजनीति में सबका स्वागत है, समस्या ये नहीं है कि राजनीति में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। बड़ा प्रश्न यह है कि जनरल वीके सिंह या ऐसे किसी भी सम्मानीय व्यक्ति को स्थापित राजनीतिक दलों में किस तरह का विकल्प नजर आता है, किस तरह की राजनीति में उनकी आस्था है। यह बड़ा प्रश्न है कि भाजपा और कांग्रेस जैसी पार्टियों में अगर किसी को इस देश का भविष्य नजर आता है तो हम कैसी राजनीति में आस्था रखते हैं, इस पर प्रश्न होना चाहिए। ये दोनों पार्टियां भारत को क्या प्रस्तुत कर रही हैं, इनकी टेबल पे क्या है देने के लिए इस देश की युवा पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को, वो महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पे। इन दोनों पार्टियों के पास ऑफर करने की कुछ नहीं है। स्पेशली अगर मैं वीके सिंह जी की अगर बात करूं मैं, तो ये एनडीए रही है भाजपा द्वारा, भाजपा के नेतृत्व में जिसने कॉफिन स्कैम किया, सेना के एक समय ताज रहे जनरल वीके सिंह, और एक ऐसी पार्टी का साथ देने जा रहे हैं जिसने सेना को धोखा दिया, सेना के खरीद फरोख्त के मामलों में घोटाला किया करोड़ों रुपए का। इस तरह की मुझे लगता है कि राजनीति में आस्था रखना अपने आप में, अपनी चयन पे, अपनी सोच पे एक बहुत बड़ा प्रशिक्षण स्थापित पार्टियों के पास अगर जा रहे हैं वीके सिंह, अगर आपको तो क्या कह रही है उनकी सोच? भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण करना है, तो वो येदियुरप्पा, बुखारिया, कुशवाहा, मधु कोड़ा, कानीमोदी के साथ नहीं हो सकता है कि येदियुरप्पा जिस पार्टी में मौजूद हैं वहां जाकर वीके सिंह किस तरह से राजनीति को बदलने की बात कर रहे हैं, और फिर लोग ऐसा करते ही क्यों हैं? अगर राजनीति में आकर ही आपको शुद्धिकरण करना है तो राजनीति से तौबा करने वाली बातें पहले करते ही क्यों हैं? साहिब जी, यहाँ पर दिलीप पांडे ने बात कही कि राजनीति में अच्छे लोगों का आना बुरी बात नहीं है, लेकिन स्थापित पार्टियों की तरफ क्यों जा रहे हैं अगर आपको व्यवस्था को परिवर्तित करना है तो? देखिए नेहा जी, राजनीति संघर्ष और सेवा की चीज है। राजनीति में हमेशा लोग जो है संघर्ष करते आए हैं और संघर्ष के जरिए से ही लोगों की पहचान बनी है और संघर्ष के लोग ही राजनीति में हमेशा काम करते रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस मुल्क का, इस देश की राजनीति का सिस्टम ऐसे रास्ते पे चल पड़ा है कि एक तो सब सरकारी अफसर सारे जीवन नौकरी करते हैं, उसके बाद नौकरी से हटते हैं और नौकरी से हटने के बाद फिर वो राजनीति पे आके कब्जा करने लगे हैं। हाँ। एक तो ये बहुत ही मतलब जो है दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसके अलावा जहां तक सवाल अभी केजरीवाल जी की बात उठ रही थी, जहां तक केजरीवाल जी का सवाल है, नहीं लेकिन वो ऐसे में तो तमाम लोग शामिल हैं। वीके सिंह हो गए, सेवानिवृत्त हुए, अब बीजेपी में चले गए। सतपाल जी मौजूद है हमारे साथ, उन्होंने इस्तीफा दिया, फिर एक दो दिन बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए। हाँ, ये कोई अच्छी परंपरा नहीं है। सतपाल जी हमारे बहुत पुराने, हमारे क्षेत्र के रहने वाले, हमारे जिले के रहने वाले, हमारे बहुत नजदीकी हैं। लेकिन कोई भी इस तरीके से जो लोग सारी जिंदगी राजनीति करते हैं, अफसर शाही का उनका जो है वो रहता है, मूड रहता है, और वो इस तरीके से फिर जो है नौकरी छोड़कर राजनीति में आ जाते हैं। राजनीतिक वर्कर संघर्ष करते हैं, वो जनता के लिए लड़ाई लड़ते हैं, जनता की सेवा करते हैं, तो राजनीति में स्थान उन लोगों को मिलना चाहिए। लेकिन ये गलत परंपरा है। चलिए ठीक है, इसका जवाब मैं लूंगी और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं उस पर बाद में आऊंगी। लेकिन जयंत, आपसे मैं जानना चाहूंगी, ऐसा होता क्यों है कि पहले आप इनकार करते हैं, राजनेताओं के खिलाफ आप लड़ते रहते हैं, उनको भ्रष्ट बुलाते हैं और फिर उसी राजनीति में चले जाते हैं और स्थापित पार्टियों का रुख करते हैं?
देखिए, मुझे लगता है कि इसमें दो इशू है। एक इशू जैसे केजरीवाल जी कर रहे हैं वो एक अलग इशू है, और जैसे वीके सिंह का बीजेपी में ज्वाइन करना ये अलग इशू है। दोनों को मतलब हम मिक्सअप नहीं करना चाहेंगे। जैसे देखिए, जेपी मूवमेंट जब हुई थी उस समय भी तो राजनीतिक दल के नाते नहीं हुई थी। तो कभी कभी सिविल सोसाइटी का जो मूवमेंट है ये हर समय होती है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी स्थापना तो एक पहले जो मूवमेंट हुई थी वो राजनीतिक दल के पहले ही मूवमेंट शुरू हो जाते हैं। तो धीरे धीरे ये भी एक राजनीति में बार बार होता रहता है कि पहले सिविल सोसाइटी मूवमेंट, उसके बाद उसको पॉलिटिकल पार्टी का फॉर्मेशन, वो एक अलग चीज है। लेकिन चुनाव के पहले जब ये सर्वे रिपोर्ट आ रहा है कि भाजपा का संभावना है, तो इसीलिए आपसे वीके सिंह के बात क्यों कर रहे हैं? फिल्म एक्ट्रेस जैसे राखी सावंत से लेके कितने डिफरेंट इंटेलिजेंसिया, वो बापी लाहिरी से लेके, लेकिन ये जो एक है हर चुनाव में होता है। लोगों की इसलिए हो रही है क्योंकि वो लोग ये कहते रहे हैं, वीके सिंह को अगर हम ले, वो कह रहे हैं मैं अन्ना के जो भ्रष्टाचार का आंदोलन है उसके साथ ही रहूंगा। फिर पता चलता है कि नहीं, अब तो वो पार्टी का हिस्सा मैं वही कह रहा हूँ ना, वही कह रहा हूँ कि ये मूवमेंट नहीं है। ये जो फैसला है, फैसला में जो बदल है, जो परिवर्तन है, ये भाजपा का जो संभावना है उसमें देखिए आप, मैं इसीलिए सिर्फ वीके सिंह का बात नहीं करना चाहूंगा कि कितने फॉर्मर डिप्लोमेट, बिल्कुल कितने फॉर्मर एम्बेसडर ज्वाइन कर रहे हैं। हम तो कुछ दिन पहले अडवाणी जी के घर में गए थे मैरिज एनिवर्सरी पार्टी में, वहां जितना फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स हम देखे हैं वो इतने पहले हम बीजेपी के कोई फंक्शन में इतना फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स नहीं देखे हैं अभी चुनाव के पहले। तो इसका कारण क्या है? कांग्रेस में भी ऐसे हुआ था जिस समय यूपीए 1 यूपीए 2 हो रहा था, यूपीए 1 से यूपीए 2 में, उस समय हम लोग कहते हैं लैटरल एंट्री, लैटरल एंट्री, फिल्म स्टार्स से आ जाते हैं। अभी तो महिमा चौधरी दिल्ली में एक हफ्ता बैठे हैं, अभी आपका न्यूज आने वाले हैं जो भाजपा में जाएंगे या कांग्रेस में जाएंगे। सर्वे के माध्यम से जिसका माहौल बन रहा है उस तरफ बहुत लोग जाते हैं, तो ये राजनीति को साफ करने की बात है या राजनीति के माध्यम से खुद को लाभ पहुंचाने की कोशिश? जो लोग राजनीति से इनकार करते आए हैं वो अब राजनीति का रुख कर रहे हैं। इसमें कितना सिद्धांतों को देखा जाए और कितनी मानी जाए अवसरवादिता? अवसरवादिता मानी जानी चाहिए, मुझे लगता है उससे ज्यादा राजनीति मानी जानी चाहिए। क्योंकि अगर आप सिस्टम बदलने की पहले बात करते हैं, फिर सिस्टम बिगड़ने की वजह जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनमें से किसी एक राजनीतिक पार्टी में आप जाकर शामिल हो जाते हैं। तो ऐसे में या तो अभी जो आप शामिल हो रहे हैं वो अवसरवादिता है, या जो आप पहले सिस्टम बदलने की बात कह के देश भर में हवा अपनी बनाते हुए घूम रहे थे वो एक अवसरवादिता थी या एक पायदान था किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल होने का। पहली बात। दूसरी वजह मुझे लगती है कि राजनीतिक पार्टियों को भी ऐसे लोगों की जरूरत पड़ती है, ऐसी शख्सियतों की जरूरत पड़ती है जो कि वन टाइम वंडर ही भले क्यों ना हो, लेकिन एक चुनाव और उसके कारण से उनके साथ जुड़ा हुआ वो वोट बैंक जो वैसे उस राजनीतिक पार्टी की मदद नहीं करता, लेकिन अब जैसे जनरल वीके सिंह आगे तो 1 रैंक 1 पेंशन का मुद्दा वो उठा सकते हैं कि साहब मेरी वजह से ये सब हमने बहुत जोर लगाया था और कांग्रेस इसका खामखा श्रेय ले रही है। तो ऐसे इसमें राजनीतिक पार्टियां भी ऐसी शख्सियतों में एक तरह से इन्वेस्टमेंट करने लगती हैं और ये म्यूचुअल एक तरह से आपस में राजनीति हो जाती है। सत्यपाल जी, यहाँ पर जैसे साहिब जी ने भी सवाल उठाया कि आपने अपने पद से इस्तीफा दिया, उसके 1-2 दिन बाद आप बीजेपी में शामिल हो गए, तो इससे ये सवाल उठता है कि ये वाकई में राजनीति को साफ करने की मंशा है या यहाँ पर कुछ और मंशा है जो सामने आती है? देखिए, मैं आपको नया जी 2 बातें बताना चाहता हूँ। सबसे पहला मुद्दा जो मैंने कहा था कि जब भी अच्छे लोग पॉलिटिक्स के अंदर आए वो पॉलिटिक्स के लिए ठीक है। नंबर 2, आज दुनिया के अंदर अगर अमेरिका सुपर पावर बना हुआ है उसका एक सबसे बड़ा कारण यह भी है कि प्रेसिडेंट की टीम के अंदर जिसको हम मिनिस्टर कहते हैं, वहाँ सेक्रेटरी कहते हैं, वहाँ ज़्यादातर लोग जो ग्रास रूट पॉलिटिक्स से नहीं आते, अलग अलग फील्ड के जो एक्सपर्ट रहते हैं उनको प्रेसिडेंट उनको सेलेक्ट करता है, उनको लेता है। और क्योंकि उनके पास सत्यपाल जी, मानी मैंने आपकी बात, लेकिन मुझे ये समझाइए कि लोकसभा चुनाव से 2 महीने पहले ये कवायद क्यों तेज होती है? ये जो अच्छे लोग हैं इनको 2 महीने पहले क्यों याद आता है कि एक पर्टिकुलर पार्टी ज्वाइन करनी है? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जिस देश का राजतंत्र अच्छा है वहाँ सारे तंत्र ठीक चलते हैं। वहाँ शिक्षा तंत्र ठीक चलता है, कानून व्यवस्था का तंत्र ठीक चलता है, वहाँ कृषि तंत्र ठीक चलता है। इस देश के अंदर अगर आज गड़बड़ है, इसका मूल कारण, मूल मुद्दा ये है
कि हमारा राजतंत्र गड़बड़ा गया, और राजतंत्र तभी अच्छा होगा, व्यवस्था तभी। ठीक है, मैं अखिलेश जी को यहाँ पर लेकर आना चाहूंगी। अखिलेश जी, जो लोग बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, चाहे वो सत्यपाल जी हो या वीके सिंह हो, सबका कहना यही है, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि आपकी पार्टी के राज ने देश को इस हालत में पहुंचा दिया है कि अब वो लोग जो राजनीति से तौबा कर रहे थे उन्हें मजबूरन राजनीति में आना पड़ रहा है। नेहा, जो लोग इस देश को कोसते हैं कि कांग्रेस ने यहाँ पहुंचा दिया, ये 120 करोड़ लोगों को गालियां देते हैं। मैं स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, जो लोग इस देश के कोसते हैं वो 120 करोड़ लोगों को अपमान करते हैं। क्यों? क्योंकि आज इन्हीं देशवासियों के बदौलत हम दुनिया की दूसरी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, दुनिया के हम सबसे बड़े सेकंड इकोनॉमी है, लार्जेस्ट इकोनॉमी है, सामरिक शक्ति दुनिया के तीसरी, चौथी, पांचवी में है। जितनी भी शक्तियां हैं वो हम दुनिया के 4-5 के बीच में पहुंचे हैं। ये अपमान करते हैं, सिर्फ कांग्रेस पे ब्लेम लगाने के लिए देश के लोगों का अपमान करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ हुकूमत करते हुए ऐसे अवसर प्रदान किए, ऐसे नियम बनाए, ऐसे पॉलिसीज लाई कि उसके बल पे, उसके आधार पे ऐसे रिटायर्ड लोग, ऐसे चाहे ब्यूरोक्रेट हो, चाहे और ये लोग पूरे देश का अपमान करते हैं। होम सेक्रेटरी हो, जो आरके सिंह हो, चाहे नहीं खुफिया विभाग के बड़े अधिकारी नहीं, मैं इसके पहले आप पार्टी के दरवाजा बात बीच में कौन बोला, सुने आप सुन लें इसके, एक मिनट सुन लें आप। नहीं, मैं बता रहा हूं ना, मैं जो ये बोले और इसके पहले आप पार्टी ने बोला, मैं उसका जवाब दे रहा हूं कि कांग्रेस ने ये कर दिया। ये देश यहां तक पहुंचा किसकी बदौलत है? ये देशवासियों की बदौलत है। कांग्रेस या कोई भी हुकूमत आएगी वो सिर्फ दूरदृष्टि की पॉलिसी दे सकती है, अवसर दे सकता है, वो कांग्रेस ने दिया है। तो आप देश का अपमान करने की कीमत पे कांग्रेस का अपमान क्या कहेंगे आप इस पर? दूसरी बात, जो लोग आते हैं, आए अच्छे लोग, स्वागत है, लेकिन उनका राजनीतिक योगदान क्या है? नहीं, उनका राजनीतिक योगदान क्या है? हम उनके आने पे कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहे, लेकिन जो व्यक्ति ठीक है राजनीति में है, कुछ तो आप राजनीतिक योगदान करके आते, वहाँ से आकर के यहाँ बैठ जाए। अरे नहीं सर, ऐसे तो बहुत लोग हैं, कई लोग जो राज्यसभा में जाते हैं, राज्यपाल बनाए जाते हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी का भी बड़ा हाथ है, कितना राजनीति में योगदान होता है उनका, फिर भी अहम पदों पर उन्हें भेजा जाता है। नहीं, लेकिन आपने कई पॉइंट्स बोले हैं, तो आम आदमी पार्टी पर जो आपने हमला बोला है, मैं उसका जवाब ले लूं सर, नहीं तो वो एक ही बात लंबी हो जाएगी। दिलीप जी, सवाल यहाँ पर ये कि आप राजनीति में आए हैं, राजनीति की शुद्धि करने के लिए, हर बात के लिए आप कांग्रेस पार्टी को निशाना बनाते हैं। मैं आऊंगी सर आपके सिर्फ पास। आम आदमी नहीं, नेहा मेरी बात सुन ले, नेहा सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं, नेहा मेरी बात सुन ले, सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं, चाहे बीजेपी हो, चाहे और भी दल हैं तो जो कांग्रेस को कोसते हैं, वो कांग्रेस को नहीं पूरे देश का अपमान करते हैं। चलिए ठीक है, सभी से जवाब ले लेती हूँ ना मैं इसका। दिलीप जी, इसका जवाब देना चाहेंगे आप? इस देश के लोगों ने क्या योगदान नहीं दिया है? जी बिल्कुल, अखिलेश जी ने बड़ी अच्छी बात कही बातों बातों में कि आज देश जहां पहुंचा है, यहाँ पहुंचा है वो कांग्रेस की वजह से पहुंचा है, और ये यहाँ का इशारा ऊपर न होके नीचे की तरफ कर रहा है देश। ये महत्वपूर्ण है। मेरा ये सोचना है कि जब राजनीति किसी को ज्वाइन करनी हो तो खुद से 2 सवाल पूछने चाहिए कि आज जो देश की हालत है क्या वो ठीक है, और अगर दूसरा सवाल कि अगर ठीक नहीं है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है। ये 2 सवाल हर व्यक्ति को पूछने चाहिए आईने के सामने खड़े होके। इन दोनों सवालों के जवाब के आधार पर तय करना चाहिए कि कौन सा राजनीति। ठीक है, आपसे संपर्क हमारा कट गया है। ठीक है दिलीप जी, मैं समझ गई आपकी बात साहिब, यहाँ पे सवाल ये है कि आप स्थापित पार्टियों का रुख करेंगे तो आप राजनीति नहीं बदल पाएंगे। दिलीप जी कह रहे हैं आम आदमी पार्टी का उद्भव हुआ, हमारा राजनीति में आना, ये है असली राजनीति को बदलने की कोशिश। देखिए ऐसा है, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इस देश की राजनीति मौका परस्ती में फंस गई है। मौका परस्ती के आधार पर राजनीति में लोग जो है पार्टियां ज्वाइन कर रहे हैं, उसी तरीके से लोग काम कर रहे हैं। जहां तक आप पार्टी का सवाल है, आप पार्टी के संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि अन्ना हजारे जी महाराष्ट्र में आंदोलन किया करते थे। पता चला केजरीवाल जी को कि वहाँ पे जो है अन्ना हजारे जी हैं, तो केजरीवाल और ये किरण बेदी जी मिलने गए और दिल्ली ले आए अन्ना हजारे जी को। यहाँ आंदोलन किया और यहाँ उस आंदोलन में जो है आरएसएस और बीजेपी ने साथ दिया उस आंदोलन का, इसलिए दिया कि चूंकि वो केंद्र की सरकार के खिलाफ आंदोलन था। जब लगा केजरीवाल को कि बात बढ़नी है और माहौल बढ़ना है,
तो उस समय केजरीवाल ने पार्टी की घोषणा कर दी और पार्टी की घोषणा करने के बाद केजरीवाल ने जब पार्टी अपनी बनाई तो उसके बाद ये कहा कि कसमें खाई, सारा देश गवाह है, सारे चैनल गवाह है। आप यही कह रहे हैं ना कि बीजेपी और कांग्रेस राजनीति भी अवसरवादिता की राजनीति है। दिलीप जी, सबसे बड़ी तो सवाल ये कि आपकी तरफ भी राजनीति अवसरवादिता की है, ये आरोप साहिब जी का, और शायद इसी वजह से अन्ना केजरीवाल का साथ ना देकर ममता बनर्जी की तरफ चले गए। राजनीति में सबसे चतुर और चालाक आदमी कोई है तो यदि सबसे ज्यादा लोगों की भावनाओं को कैश करने का काम किया है। दिलीप जी, बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगी, चौधरी साहिब सिंह जी ने यह आरोप लगाया कि ये अरविंद केजरीवाल की मौका परस्ती है, जिसकी वजह से अन्ना हजारे जो समर्थन केजरीवाल को दे सकते थे वो आज ममता बनर्जी को दे रहे हैं। देखिए, कह सकते हैं वो कि मौका परस्ती है, क्योंकि हमें लगा कि देश को बचाने का ये आखिरी मौका है। देश लुट रहा है, अगर अब भी न चेते तो कब चेतेंगे? तो अगर ये उनके हिसाब से मौका परस्ती है तो हाँ, हम मौका परस्त हैं। नहीं, लेकिन अन्ना भी तो साथ नहीं है ना आपके। देना चाहते हैं अन्ना कहते थे किसी पक्ष पार्टी का समर्थन नहीं करूंगा, आपके साथ आ सकते थे, नहीं आए। तो अन्ना भी तो मौका परस्त निकलेना फिर। देखिए, अन्ना जी क्यों नहीं आए ये अन्ना जी बता पाएंगे, लेकिन अपनी बात को अगर मैं सहजता से समझाऊं तो दो पंक्तियों में दुष्यंत जी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूं वो गजल आपको सुनाता हूं। हम राजनीति को उस तरह से क्यों नहीं ले सकते कि राजनीति ऐसी स्वच्छ हो, निर्मल हो, जिसे हम ओढ़ बिछा सके, अपनी रोजमर्रा की राजनीति की आप बात करें। आम आदमी पार्टी राजनीति को इसी तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास कर रही है जिसे स्थापित करने में जो एस्टैब्लिश पॉलिटिक्स है वो फेल हो चुका है। बार बार कह रहे हैं कि एक अलग किस्म, मैं आती हूँ सर आपके पास। सत्यपाल जी, सवाल ये कि आप भ्रष्टाचार दूर करने की बात अगर आप लोग करते हैं, बीजेपी वो पार्टी है जिसमें येदियुरप्पा सरीखे लोग हैं, तो वहां जाकर आप सोचते हैं कि आप सिस्टम बदल पाएंगे? देखिए, मेरा नया ऐसा मानना है कि ऐसा कहना कि किसी भी पार्टी में कोई भी पार्टी पूरी तरह से स्वच्छ है, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। हाँ। मैं ऐसा मानता हूं कि हर एक पार्टी के अंदर अच्छे लोग जब आएंगे तो इस देश की दिशा बदलेगी, इस देश की दशा बदलेगी और यह देश प्रगति पथ पर आएगा। लेकिन इस बात का जवाब आप नहीं देंगे कि क्यों 2 महीने पहले ही सारे अच्छे लोग पार्टी का, उस पार्टी जिसकी हवा बनती दिखाई देती है, उसका रुख करते हैं। अखिलेश जी, बहुत संक्षेप में मैं आपसे जानना चाहूंगी, आज वीके सिंह जिस तरह से बीजेपी के साथ जुड़े हैं उसको लेकर आप सवाल उठा रहे हैं, लेकिन अगर यही वीके सिंह कांग्रेस पार्टी में आते तब भी आपकी यही प्रतिक्रिया होती? हम सवाल नहीं उठा रहे हैं, हम चूंकि वो क्या क्या कह चुके थे इसलिए उस बातों को हम कह रहे हैं। और सिर्फ बीके सिंह ही नहीं, मैंने पहले भी कहा कि आप केजरीवाल से शुरू करिए। हाँ। इतिहास में जाना नहीं चाहता हूं, और इवन यहां तक कि बाबा रामदेव जी भी अपनी पार्टी बना रहे थे। होता क्या है कि अपने पद या स्थान के नाते कोई अगर किसी का नाम में इतना महिमा मंडित हो जाता तो फिर वो राजनीति में अपने आजमाइश का प्रयास करना शुरू करता है। उदाहरण देना चाहता हूं, उदाहरण का वक्त नहीं है सर। वो जमीन पे सोती है पैर ऊपर करके, वो इसलिए कि आसमान गिरेगा तो मैं रोक लूंगा। कुछ लोगों को ये गलतफहमी राजनीति में भी हो जाती है। राजनेताओं का और पॉलिटिकल पार्टीज का और नेताओं की क्रेडिबिलिटी जनता की नजर में बड़ी तेजी से गिरी है। ऐसे में भी शायद पॉलिटिकल पार्टीज ने ऐसे गैर राजनीतिक लोगों को टिकट ज्यादा देने शुरू कर दिए हैं जो जनता, ताकि उनकी छवि या उनका परसेप्शन ये गैर राजनीतिक लोग जो हैं ये थोड़ा सुधार सके। जयंत होदा, क्या लोगों के बीच में ये संदेश जाता है? देखिए, जो विजय बोल रहे हैं मैं उसी को थोड़ा आगे ले जाना चाहता हूं कि ये एक म्यूचुअली चुनाव के पहले अपने अपने मतलब जो यूज करने का एक तरीका है। जैसे क्रिकेट है, सौरव गांगुली को बीजेपी फोन कर रहे हैं ज्वाइन करने के लिए, जैसे आर्मी है, एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जैसे फिल्म है, और ये आज अचानक शुरू हुआ है नेहा, ऐसे भी तो नहीं है। जब रामायण सीरियल हिट हुआ था उस समय कृष्णा, रामा, रावणा वो बीजेपी में ज्वाइन किए थे, और कांग्रेस ने भी तो गोविंदा से लेके सबको, तो इसीलिए मुझे लगता है इससे म्यूचुअल। देखिए, ऐसा है कि बिना तजर्बे, बिना संघर्ष के आदमी सफल नहीं हो सकता। उसका उदाहरण केजरीवाल है। केजरीवाल जिस तरीके से जनता ने साथ दे दिया, दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए और वो छोड़ के भागे, तो उनका कोई तजर्बा नहीं था, उनका कोई संघर्ष नहीं था। लेकिन इस पे सवाल ये भी उठेगा सर कि केजरीवाल अगर राजनीति में आए हैं और अगर उन्हें दिल्ली में सफलता मिली 28 सीटों के रूप में, तो वो भी इस वजह से क्योंकि स्थापित पार्टियां जिनमें आपकी पार्टी भी शामिल है, शायद उन्होंने कहीं ना कहीं जनता को निराश किया है। चलिए, वक्त मेरे पास इतना ही है। लोकसभा चुनाव से पहले ये चर्चा आगे भी कई मौकों पर सामने आएगी। वक्त इतना ही है। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।